देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किसके, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के ऊपर बात की है। हाँ देखिए शांत रहिए, ध्यान सुनिएगा। देखिए आज का क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि जो ब्रॉन्स्टेंट और जो लूडी ये जो बताया है, ठीक है ना, एसिड और ये बेस का जो डेफिनेशन दिए हैं, तो जो बताए थे क्या चीज़, इसके पहले किसकी बात कर रहे थे हम लोग, आर्हीनियस। तो आर्हीनियस ने जो बताया था, बस उन्होंने इतना बात बताया था, ठीक है। इसको यदि हम करेंगे तो पीछे हट जाएगा ना, यहीं से एक वाइट पेज लेने वाला होता तो ठीक रहता। ट्रांसफर मार देना, ट्रांसफर मारेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, जूम अब ये सब नहीं हो पाता है। अच्छा देखिए, देखते हैं, सुनो फिर भी समझा रहा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए शांति से सुनो, देखो इसको देखो मत, यहाँ ध्यान दो तुम लोग अपने। तो आर्हीनियस जो बोले थे, क्या बात बोले थे, आर्हीनियस ने इतना कहा था कि यदि HCl, एक एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बात कर रहे तुमको, HCl की बात करें, तो इनमें आर्हीनियस जो बताया था क्या चीज की, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, जब इनका एक्वा सॉल्यूशन ले रहा है तब, यानी कि जलीय विलयन ले रहा है तब, ये क्या कर रही है, ये हाइड्रोजन आयन में बदल जा रही है और क्लोरीन आयन में बदल रही है, दोनों के दोनों। लेकिन एक पे जो आयन आ रहा है, एक पे जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जबकि दूसरे पे चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ये आर्हीनियस बताया। लेकिन बाद में जब के ब्रॉन्स्टेंट और लूडी जब आए, ठीक है, जब इनकी अवधारणाएं, इनके ऊपर अम्ल और क्षार के ऊपर बात किया, तो ब्रॉन्स्टेंट और लूडी जो बताए, आर्हीनियस के बताए गए बात जितने भी थे उनको क्या किया, उनको वो फेल किया, और फेल करके वो अपनी बातों को रखे, और क्या रखे, अपने बातों को, ठीक है। तो उनकी अवधारणाएं जो थी, मतलब कि आर्हीनियस की जो अवधारणाएं थी, तो इनकी जो मान्यता थी अम्ल के ऊपर जो बात कर रहे थे, अम्ल के बारे में जो बातें थी, इन अवधारणाएं को ही फेल कर दिया, और फेल करके उन्होंने अपनी अवधारणाएं दी। और क्या अवधारणाएं दी, इस बात को सुनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अवधारणाएं दी क्या चीज की, आर्हीनियस बोले थे कि अम्ल वे है जो हाइड्रोजन आयन देंगे, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, यानी कि H+ आयन देंगे। और क्षार वे है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, तो क्षार वे है जो जल में घुलने के बाद क्या देगा, जल में घुलने के बाद जो देगा वो OH आयन देगा, ठीक है, OH आयन देगा। और OH क्या चीज, तो नेगेटिव, और H पॉजिटिव। तो जितने भी जलीय विलयन यदि बना, ठीक है, जितने भी जलीय विलयन बना, और यदि जलीय विलयन हाइड्रोजन को त्याग कर रहे, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करे, त्याग करे, तो हाइड्रोजन, जलीय विलयन में हाइड्रोजन का त्याग हुआ तो ये अम्ल, और यदि जलीय विलयन में OH आयन का त्याग हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये क्षार। तो ये आर्हीनियस बताया। लेकिन ब्रॉन्स्टेंट और लूडी क्या बताया था, तो आज के क्लास में हम लोग ब्रॉन्स्टेंट एंड लूडी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, इनके ऊपर। और उसके बाद हम लोग ये भी देखा था, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के भी ऊपर बात किया था, ठीक है। दीक्षा बड़ी गौर से कैमरा को देख रहे हैं, कैमरा थोड़ा के लेके जाना। चलो देखो, तो ब्रॉन्स्टेंट एंड लूडी की बात करें क्या चीज, तो ब्रॉन्स्टेंट एंड लूडी क्या बोले थे, तो इन्होंने कहा था क्या चीज की, देखिए इनके बारे में अवधारणाएं जो है उनके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है, बात करेंगे इनके ऊपर। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बात किए थे हम लोग, एक एक करके ब्रॉन्स्टेंट के ऊपर और लूडी के ऊपर इनके बात करेंगे, ठीक। यदि एग्जाम्पल के लिए बात किया गया क्या चीज की, हाइड्रोजन एक क्या है, एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम मतलब समझ रहे ना, हाइड्रोजन एटम है, तो इनके जो परमाणु जो द्रव्यमान है, इनकी इसको एटॉमिक मास वो कितना होगा, इनके एटॉमिक मास जो होगा, तो उनकी द्रव्यमान जो संख्या है, ठीक है, एटॉमिक मास या परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या, इनके ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि परमाणु का जो संख्या है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है,
इसके एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर 1। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होगा, ठीक है, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो 1 है। एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है। लेकिन वही आयन की बात करेंगे, आयन में थोड़ा डिफरेंस होगा, आयन में अंतर दिखेगा। क्या दिखेगा? तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, और जबकि इसके प्रोटॉन नंबर भी 1 है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट है। इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट है। तो इसके इलेक्ट्रॉन वो कितना है? वो 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, जिनके कारण अब इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये है एटम और ये क्या है? आयन। ठीक है, एटम और आयन। आयन का मतलब क्या चीज? जब चार्ज 0 हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज एकदम सेम हो। इस इलेक्ट्रॉन के, एक प्रोटॉन के ऊपर जितने चार्ज है, एक छोटी सी प्रोटॉन पार्टिकल के ऊपर जितने चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के भी उतने ही चार्ज होगा। दोनों चार्ज में सेम होगा, इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनके चार्ज 0 माने जाएंगे। ठीक है, दोनों के चार्ज 0 है ना, न्यूट्रल कहे जाएंगे। हालांकि चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज है, लेकिन इक्वल होने के कारण दोनों का चार्ज न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे चार्ज कम है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन कमी है तो प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन का एक्सेस होना, इसीलिए हम बताएंगे क्या चीज़ इनके ऊपर एक्सेस प्रोटॉन, बस केवल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं। ठीक है, तो चार्ज के भी ऊपर हमने बात कर चुका है। अब और देखिए आगे, यदि हम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर, परमाणु जो संख्या है, ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु एटॉमिक नंबर को या फिर परमाणु को, आप अपने क्रमांक जो है ना स्कूल में, आपका जो स्कूल में जो क्रमांक है, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, तो आपके स्कूल में जिस तरह से आपका क्रमांक है, उसी तरह से एक तत्वों का भी क्या होता है? क्रमांक होता है, क्रमांक संख्याएं होती हैं। इनकी भी समझ में आ रही है? इनकी भी क्या होंगी? क्रमांक संख्या होंगी, मतलब इनकी भी रोल नंबर होगा, एटम के भी। हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो इनके एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि क्रमांक संख्या। और ये क्रमांक संख्या किससे डिसाइड होती है? तो क्रमांक संख्या डिसाइड होगा इनके प्रोटॉन नंबर से। तो देखिएगा, एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर, एटम का जो नंबर होगा, एन मींस एटॉमिक नंबर, एटम नंबर किसके बराबर होगा? तो प्रोटॉन के नंबर के बराबर। इस बात को याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना ही क्या होगा? एटम का नंबर होगा। समझ में ना? तो प्रोटॉन का नंबर से ही एटॉमिक नंबर डिसाइड हो रहा है। या यूं कह लो, यदि किसी का प्रोटॉन 2 है तो उसके एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। या इसी के उल्टा यदि बात करेंगे, यदि एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 2 होगा। समझ में आना? प्रोटॉन भी क्या होगा? 2 होगा। और आगे बातें समझिए, तो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है परमाणु संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से लिखिए, ये क्या लिखा हुआ है? परमाणु की संख्या। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और क्या लिखा हुआ है? प्रोटॉन की संख्या। ये तीनों के तीनों बराबर होगा किसमें? एटम में। ना समझा? ये तीनों के तीनों बराबर होगा किसमें? एटम में। लेकिन वही एटम आयन में बात करेंगे, क्या आयन में सेम होगा? आयन में सेम होगा? नहीं, आयन में या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आयन में या तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ रहा ना? यहां देखिए, यहां देखिए, यह हाइड्रोजन है, ये क्या है? प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों नंबर, एटॉमिक नंबर भी 1 है, प्रोटॉन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर कितना? 1। तो हम क्या बोलेंगे? हम यह बोलेंगे कि इनकी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद प्रोटॉन नंबर यानी कि प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? बराबर। समझ में आया ना? ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? बराबर। लेकिन वही एक आयन के ऊपर बात करेंगे, तो आयन मतलब क्या होगा? इसके एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, लेकिन आयन के प्रोटॉन भी वही रहेंगे, और लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। तो अब हम क्या कहेंगे
इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन घट गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो तीनों के तीनों बराबर नहीं। तीनों के तीनों किसमें बराबर होगा? एटम में, ठीक है ना। एटम में क्या होंगे? तीनों के तीनों, एटम यानी कि परमाणु, परमाणु में तीनों के तीनों क्या होगा? बराबर होगा। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? बड़ा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बराबर हो गए, तो ये है आयन, ठीक है, आयन। इतने बात हम जानते हैं पहले से भी, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं। और अब जो देखना है, ब्रॉन्स्टेड एंड लुडी क्या बात किए थे एसिड के ऊपर, इसको देखते हैं। देखिए, ब्रॉन्स्टेड एंड लुडी क्या बात किए थे, तो इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ? न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होंगी, न्यूट्रॉनों की संख्या यदि निकालना होगा, ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा? तो परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को क्या किया जाएगा? घटा लिया जाएगा। तो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या निकल के चला आएगा कि वो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। देखो, सीधी सी बात समझो। देखो, एटॉमिक मास निकालना होगा, किसी भी एटम का मास कितना है, ठीक है ना। कोई भी एटम है तो उसके मास कितने हैं, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एटॉमिक मास को निकालने के लिए एम इज एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे हम एम लिख रहे हैं, एम इज समझ के चलो कि एटॉमिक मास। और यदि एटॉमिक मास तुम्हें निकालना होगा, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो प्रोटॉन के नंबर और प्लस में न्यूट्रॉन के जो नंबर, ठीक है, इन दोनों के क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा ना, समझा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास है, इन दोनों के यदि मास को हम जोड़ देंगे तो एटम का मास निकल के चला जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम या फिर एक हीलियम एटम, आपको पता है कि हीलियम के एटॉमिक नंबर कितने हैं? बताइए, हीलियम के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 2 है। तो हीलियम जो आ रहा है वो कितने नंबर पे? 2 नंबर पे आ रहा है। प्रोटॉन की बात करा जाए, इनमें प्रोटॉन होगा 2, ठीक है, प्रोटॉन कितना होगा? 2। इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कितना होगा? 2। तो इलेक्ट्रॉन भी होगा वो 2। लेकिन यदि न्यूट्रॉन के ऊपर बात करें तो न्यूट्रॉन के जो नंबर होगा, इनमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। नहीं समझे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। इसीलिए प्रोटॉन नंबर 2 है और न्यूट्रॉन नंबर 2 है। यदि हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो हमें टोटल रिजल्ट इसका जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4। समझ में आ रहा ना? कितना मिला? 4। इसीलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर, सॉरी, हीलियम का एटॉमिक मास वो कितना होगा? 4 के बराबर होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा? एटॉमिक नंबर कितना मिला तुम्हें? 4। तो एटॉमिक नंबर निकालते कैसे, बताइए? हमने क्या करा? एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या किया, बताइए? परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या किया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर है उनको क्या किया? जोड़ दिया। यानी कि प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास दोनों के दोनों जोड़ेंगे तो एटम का मास निकल के चला जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आया? हीलियम की बात करूं तो हीलियम के न्यूक्लियस में यानी कि सेंटर में देखा जाए तो प्रोटॉन इसका 2 होगा और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 2। जबकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, ठीक है, इनके कक्ष की बात करेंगे, इनकी सेल की बात करो, कक्ष की, तो इन हीलियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? हीलियम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 या 3? 2। तो इनमें आपको 2 दिख रहा है, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब बाहर वाले सेल में कितना होगा? 2। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इस बात को समझो कि ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका सेंटर है, समझे? इसका सेंटर। तो सेंटर में कौन होगा? तो सेंटर में 2 प्रोटॉन होगा और 2 कौन होगा? न्यूट्रॉन। समझे कि नहीं? और इनके मास होते हैं, देखो, प्रोटॉन के मास होगा और न्यूट्रॉन का मास होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एकदम बेहद हल्का, ठीक है, एकदम बेहद क्या होगा? हल्का।
इसीलिए हल्के होने के कारण हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर्ड नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा ना? इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। अब तुम ही सोचो कि पूरा शरीर तुमने वेट करवाया, अब पता चला क्या चीज़ कि तुम्हारा 50 kg वजन है। अब उसके बाद तुम्हें यदि बाल छिलवा लो, अब वेट करके देखो, अब तुम्हारा वजन 50 kg है, बताओ, या उससे कम है? कम तो होगा, लेकिन कितना के बराबर मानोगे? 50 के ही बराबर मानोगे ना। तो यदि तुम अपने बाल छिलवा लो, पहले 50 kg था, बाल छिलवा तभी भी तुम, है ना, लगभग कितना आएगा? 50 आएगा। तो इनमें तुम्हें डिफरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। बात समझ में ना? इसमें तुम्हें अंतर नहीं मिलेगा। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? बोलो। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, यानी कि ना के बराबर। जब ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बेहद हल्का है, समझे कि नहीं? एकदम इलेक्ट्रॉन क्या है? बेहद हल्का। अब तुम सोचो कि तुमने क्या किया कि तुम नहाने से पहले अपना वेट करवाए, उसके बाद नहाने के बाद वेट करवाए। तो नहाने से पहले तुम्हारे पास मैला था, ठीक है, और नहाने के बाद मैला सब हट जाएगा। अब दोनों बार तुम वजन करवा के देखो कितना होगा? 50 kg ही तो होगा ना। पहले 50 था तो बाद में 50 होगा। तो इनमें तुम्हें डिफरेंस नजर नहीं आएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? तो इनमें कोई डिफरेंस क्यों? क्योंकि वो छोटा सा जो मैला है, इनका कोई भी वेट अब तुम नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, वो छोटी सी वजन है, उनको नहीं ले रहे। उसी तरह से एक यदि हम परमाणु के पूरे भार को देखना चाहें, ठीक है ना, इनके भार को देखना चाहें, इनको वेट करें तो भाई ये कितना है, तो परमाणु का जो भार होगा इस हीलियम के, वो कितना होगा? कितना होगा? 4 होगा। हीलियम के एटॉमिक मास की बात करेंगे, वो कितना होगा? 4। तो हीलियम के एटॉमिक मास 4 निकला है। क्यों बताइए? तो प्रोटॉन का जो मास है वो कितना? 2। न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है? 2। टोटल ऑल ओवर मिला के वो कितना होगा? 4। जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन के मास क्या है? नेग्लिजिबल मान के चलोगे, इसके मास जो है ना के बराबर मान के चलोगे। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं। बस एटॉमिक मास निकालने के लिए हम किसको जोड़ते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यदि आपसे पूछा जाए, बताइए, है ना, इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? तो इस बात को ध्यान दोगे कि उसकी मास बहुत क्या है? कम है, बहुत कम है, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बहुत कम है इसलिए। आई बात समझ में? अरे है ना, ये चीज। बताओ, तो तुमने क्या सीखा? एटॉमिक मास निकालना होगा। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो एटॉमिक मास निकल के चला। मेरी बातें क्लियर? लेकिन वही हीलियम की देखो, हाइड्रोजन के ऊपर तुमने बात करा था और याद भी करवाए थे तुम्हें। बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने? इलेक्ट्रॉन उस पर 1 है। एटॉम के बारे में पूछ रहा है, आयन नहीं बता रहा है, ठीक है। आयन का मतलब समझ रहे हो ना कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना? चला जाना या फिर चले आना, ठीक है। तो हम एटम की बात कर, वो भी हाइड्रोजन की बात कर। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है कितना? 1। उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है। न्यूट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन उसमें नहीं है। और न्यूट्रॉन नहीं है तो हम उसके मास को कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं समझे? ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के लिए तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन के एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, तो इनके जो प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो इनके प्रोटॉन वो कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन इनमें नहीं है, वो कितना है? 0। मैं समझा? न्यूट्रॉन कितने हैं? इसके आउटर मोस्ट सेल में बात करेंगे, यानी कि बाहर वाले सेल में यदि हम बात करें, ठीक है, तो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बताओ, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना? 1। न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन है 0।
अब आपसे पूछा जाए, बताइए इसके एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होगा, तो बताइए एटॉमिक मास कितना होगा। तो एटॉमिक मास यहाँ निकाले थे ना, प्रोटॉन और किसको जोड़ रहे थे, न्यूट्रॉन को। तो बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो एटॉमिक मास कितना निकला, एक। इसीलिए हाइड्रोजन के एक नंबर पे आता और एटॉमिक मास भी उसके एक है। क्यों, क्योंकि उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं है। आई बात समझ में। तो किसी किसी में न्यूट्रॉन नहीं दिख रहा आपको, देखो हाइड्रोजन एक ऐसा है जिनमें न्यूट्रॉन है ही नहीं समझा, जिनमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। हीलियम की बात करो, हीलियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, दो। प्रोटॉन भी कितने हैं, दो। इसलिए उसके एटॉमिक मास कितने होगा, 4। अरे हाँ ना। अच्छा, आप लोगों को हम कुछ याद करवाए थे, कोई ऐसा एटम था, ठीक है, जिनके एटॉमिक मास, आप रूल याद किए थे, आप नियम याद किए थे, याद करो, हम याद करवा रहे हैं जो नियम जो आप याद किए थे। कौन सा रूल, यदि सम संख्या के स्थान पे जो होगा, कौन होगा, 2, 4, 6, ये सभी तो होगा ना, ये सम संख्या के स्थान। विषम संख्या के स्थान पर 1, 3, 5, 7, ये सभी विषम संख्या के स्थान पर परमाणु होंगे, ठीक है। और जो विषम संख्या के स्थान पे जो परमाणु होंगे उनकी परमाणु द्रव्यमान निकालना भी बताए थे आपको, और सम संख्या के स्थान पे जो होगा उनके भी परमाणु द्रव्यमान निकालना बताए थे। समझ में आ रहा ना। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके परमाणु द्रव्यमान है ना फार्मूला के अनुसार से नहीं आ रहा था। है एग्जाम्पल याद किए थे आप, कौन, नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, 7, और इसके एटॉमिक मास है कितने, 14। बताइए क्यों होगा, क्यों होगा ये, ना बात बताइए कि क्यों होगा। क्योंकि इसके आप ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे तो पता चलेगा क्या चीज कि इसमें इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होगा। अच्छा, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आ रहा, 7 नंबर पे, एटॉमिक मास उसके 7 हुआ, प्रोटॉन कितने हैं, 7, इसीलिए नंबर भी एटॉमिक कितना है, एटॉमिक नंबर भी कितना है, 7। प्रोटॉन जितना है एटॉमिक नंबर भी वही होगा, प्रोटॉन के नंबर से डिसाइड होगा किसका, एटॉमिक नंबर ना, समझ। तो प्रोटॉन 7 है तो एटॉमिक नंबर भी कितने हुए, 7। जबकि न्यूट्रॉन की बात किया जाए, ये न्यूट्रॉन इनमें कितने हैं, सॉरी हाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, ये भी है 7, इसीलिए इनके कितना आ जाएगा, 14। अरे ना, ये कितना आना चाहिए, 14। तो 7 और 7 को जोड़ोगे तो टोटल मिलके आपको मिलेगा 14। इसीलिए नाइट्रोजन के यदि देखा जाए एटॉमिक नंबर वो कितना आ रहा है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वो कितना है, एटॉमिक मास कितना आया, 14। प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 7, क्योंकि एटम की बात कर रहे हैं, आयन की बात नहीं कर रहे हैं। क्या समझे, बोलिए क्या इतनी बातें समझ में आया। चलिए तो अब और आगे देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर को किससे लिखते हैं, n से। जो परमाणु जो भार होता है उस परमाणु भार को हम लोग किससे लिखते हैं, एटम का जो मास होगा ना, ठीक है, एटम का जो मास होगा, एटम का जो मास होगा, इस एटम के मास को हम लोग a से लिखेंगे, ठीक है। ए मीन्स एटॉमिक मास, n मीन्स न्यूट्रॉन के संख्या, ठीक है। और z क्या होगा, बताइए z क्या होगा, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो आपसे हम यदि पूछे, इस बात को जरा ध्यान देना, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटम के यदि नंबर को आप दिखाना चाहें तो किससे दिखाएंगे, जेड से। किससे दिखाएंगे, जेड से। आई बात समझ में। प्रोटॉन के उसके बाद न्यूट्रॉन के नंबर है, उसको किससे दिखाएंगे, बताइए, न्यूट्रॉन के नंबर को आप किससे दिखाएंगे, न्यूट्रॉन के नंबर को
किससे? एन से। परमाणु भार को किससे दिखाएंगे? परमाणु भार को आप दिखाएंगे किससे? ए से। क्या इतनी बातें समझ में आए? अब आपको निकालना होगा ए। ए मीन्स क्या चीज? ए मीन्स, बोलो, ए मीन्स क्या चीज? परमाणु भार। क्या निकालना है? ए मीन्स परमाणु भार। परमाणु भार समझे ना? परमाणु भार, बात समझ में आ रही है? परमाणु के भार कितना है वो निकालने के लिए बोले क्या करोगे? परमाणु भार निकालने के लिए एटम के नंबर और किसके नंबर को जोड़ना होगा? न्यूट्रॉन के नंबर को क्या कर दो? जोड़ दो। है समझा? यानी कि एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का किसी भी एटम का यदि आपको मास निकालना, एटम का क्या निकालना? मास। एटम के मास निकालने के क्या करोगे? प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को क्या करोगे? जोड़ दोगे। है समझा? या फिर प्रोटॉन के मास या फिर न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दो, दोनों जितना मास होगा वही एटम के मास के क्या होगा? बराबर होगा। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। किसी भी एटम का मास निकालो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मान के चलते हैं? इलेक्ट्रॉन के मास क्या मान के चलते हैं? निग्लेजिबल, मतलब कि बहुत क्या है? कम। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास हम लोग कंसिडर नहीं करते। पूरे एटम का मास कितना होगा? जैसे ये हीलियम एटम है, इसके पूरे का माप निकालने के लिए प्रोटॉन अंदर देख लो और न्यूट्रॉन देख लो और इलेक्ट्रॉन भी देख लो। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसको जीरो मान के चलोगे, इस इलेक्ट्रॉन के मास को जीरो मान के चलोगे। बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख लो, इन दोनों के मास जोड़ दो तो टोटल कितना मास है वो निकल के आ जाएगा। न समझे? एक बोरिया में कितना धान है, इस बात को पता करने के लिए क्या करोगे? बोलो, पूरा बोरिया में कितना धान है, इस बात को वजन करोगे ना कि भाई कितना धान है। अब बताओ, यदि तुम आटा लिया, ठीक है, दुकानदार से तुम्हें आटा लिया, अब दुकानदार ने तुम्हें क्या किया? 1 kg आटा जोक के दे दिया, लेकिन पॉलीथीन में दिया। अब तुम बोलोगे क्या चीज़ की भाई पॉलीथीन का भी कुछ वजन था, थोड़ा बढ़ा के दो, ऐसा बोलोगे? नहीं। तो पॉलीथीन के वजन को क्या मान के चलोगे? नेग्लेजिबल, यही तो मान के चलोगे ना। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मान के चलोगे? नेग्लेजिबल। क्या इतनी बातें क्लियर समझ में है ना? अब हम और आगे देखते हैं। एन मीन्स क्या होगा? न्यूट्रॉन के संख्या। किसी भी एटम में न्यूट्रॉन कितने हैं? जैसे हीलियम में ही तुम्हें निकालना होगा न्यूट्रॉन कितने हैं, तो बस उसको देखो कि हीलियम का ए क्या है। ए मीन्स क्या चीज? परमाणु भार। हीलियम का परमाणु भार कितना आ रहा था? 4। कितना है? 4। और जेड किसको बताएगा? तो परमाणु क्रमांक को। परमाणु क्रमांक कितना के बराबर होगा? प्रोटॉन के नंबर के बराबर। तो बताओ उनके परमाणु क्रमांक कितना है? हीलियम का 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन के नंबर। तो बताओ हीलियम में न्यूट्रॉन कितना होगा? हीलियम में न्यूट्रॉन कितना होगा? हम तुमसे पूछे बताओ कि नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होगा? हम तुम्हें बोले नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होगा, जल्दी बताओ। तो न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए इक्वल टू क्या होगा? एन इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस कितना करना पड़ेगा? जेड। एन इक्वल टू ए माइनस कितना? जेड। ये तो करोगे ना। एन मतलब क्या चीज? न्यूट्रॉन के नंबर। एन मीन्स क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर। हम किसके निकालना चाहते हैं? किसका निकालना चाहते हैं? नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन का निकालना चाहते हैं तो बताओ नाइट्रोजन का ए कितना? ए मतलब परमाणु भार कितना है? कितना? जेड। जेड यानी कि परमाणु संख्या, वो कितना नंबर पर आता है? तो बताओ न्यूट्रॉन के नंबर कितना आ जाएगा? या फिर न्यूट्रॉन के भार निकल के बताओ। क्या इतनी बातें समझ में आ? हम तुमसे बोले बताओ ऑक्सीजन का कितना होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा? तो ऑक्सीजन फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, फार्मूला वही लगा। क्या होगा? एन इक्वल टू क्या होगा? बोलिए जल्दी। एन इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस कितना? जेड। हम न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है वो निकालना चाहते हैं। बस ए लिखो। ए मीन्स क्या होगा? परमाणु भार, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 8 नंबर पे आता है। कितना है? 16। और उनमें से जेड घटा लो, ये दो नहीं है, जेड है। जेड। जेड मतलब क्या चीज? परमाणु संख्या। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने होता है?
8 होता है तो 8 घटा लो, आपका न्यूट्रॉन नंबर निकल के चला आएगा। कितना निकल के चला आएगा? समझ में आ रहा ना? क्या इतनी बातें क्लियर? तो कोई भी एटम में उसके सेंटर में न्यूट्रॉन कितना है? भाई प्रोटॉन तो जान लेते हैं, प्रोटॉन तो हमें पता है कि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होता है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है। नहीं समझा? इसमें किसी भी प्रकार का झंझट नहीं है। बस किस में झंझट आ जाता है? न्यूट्रॉन के नंबर निकालने के लिए। बस न्यूट्रॉन के नंबर निकालना होगा तो कुछ दिक्कत नहीं करे। भाई अब क्या कर रहे थे? एटॉमिक मास निकाल कैसे रहे थे? तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ रहे थे, यही तो काम कर रहा था। पूरी की वजन निकालने के लिए क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को छांट दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं बच गया। एक सेंटर में कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को जोड़ दो, तभी तो एटॉमिक मास पूरा निकल के आएगा ना। लेकिन उनमें से केवल न्यूट्रॉन को पूछे, दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे? तो टोटल मास कितना है, उसमें से प्रोटॉन क्या कर लो? निकाल लो। बच गया क्या चीज़? न्यूट्रॉन। नहीं समझ में आया? अब देखिए आगे, देखिए और चीज। तो ब्रोंस्टेड और लूडी की अवधारणा हम लोग देखते हैं कि भाई इन्होंने अपने अवधारणाएं क्या दी थी। ठीक, तो ब्रोंस्टेड और लूडी इस बात के को बताया कि वे पदार्थ, ठीक है, वे सभी के सभी पदार्थ, वे सभी के सभी पदार्थ, समझे, जो क्या करेंगे? हाइड्रोजन नाभिक, नाभिक यानी क्या चीज? नाभिक यानी कि क्या चीज? नाभिक मतलब समझ रहे ना? उसके नाभिक में क्या होगा? हाइड्रोजन में क्या होगा? न्यूट्रॉन तो है ही नहीं ना। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है नहीं, हाइड्रोजन में क्या है? केवल और केवल प्रोटॉन। यदि तुम्हें नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखना है ना, और लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलो ध्यान से देखिए, पढ़ लेते हैं। ये तो मजाक वाली बात है। क्या काटो? बढ़ मतलब हाँ, क्यों काटोगे? चलो ध्यान से यहाँ देखो। तो ब्रोंस्टेड, चलो देखो, ब्रोंस्टेड व लूडी इस बात को बताया कि वे सभी पदार्थ, ठीक है ना, वे सभी पदार्थ जो क्या करेंगे? जिनका हम जलीय विलयन लेंगे। ध्यान से सुनो, ब्रोंस्टेड और लूडी क्या बताए थे? और इससे पहले कौन थे? आर्हेनियस। वो क्या बताए थे? इन दोनों में डिफरेंस जरा पढ़ना। वो बताए थे, तुम लोगों को बता दी हूँ कि क्या बताए थे। वो हाइड्रोजन आयन देगा और OH आयन देगा, इसी बात को बताए थे। इसी बेसिस पे उन्होंने एसिड को बताया था, और इसी बेसिस पे उन्होंने कहा था क्या चीज़, क्या होगा? ये इस और ये बेस होगा, ठीक है। एक एसिड होगा, दूसरा बेस होगा। एसिड कौन होगा? जो हाइड्रोजन आयन देगा। बेस कौन होगा? OH आयन देगा। ये बात बताने वाले आर्हेनियस थे। लेकिन ब्रोंस्टेड और लूडी इनके बातों को फेल किए और उन्होंने अपनी अवधारणा दी। क्या दी? तो देखो कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन क्या करेंगी? नाभिक यानी कि प्रोटॉन का क्या करेगी? त्याग। ठीक, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, लेकिन इन्होंने कहा क्या चीज कि ये नाभिक को त्यागेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन को त्यागेगी। नहीं समझे? बात समझ में आ रही कुछ? क्या कहा इन्होंने? कहा, आर्हेनियस बोले थे उस बात को भी और इस बात को भी, दोनों को कंपेयर करते हैं। आर्हेनियस बोले थे कि यदि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और उनका यदि आप एक्वा सॉल्यूशन लेंगे यानी कि जलीय विलयन लेंगे, ठीक है, एक्यू मींस एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन लेंगे, जब आप इन्हें जल में डालोगे तब ये दोनों में से क्या होगा? हाइड्रोजन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन वो दे देगी, क्लोरीन को ऋणायन बना देगी, और वो खुद वो क्या हो जाएगी? धनायन हो जाएगी। ठीक है, खुद वो धनायन हो जाएगी। यानी कि इनमें जो आ रहा था H+ आयन, ठीक है। इस बात को बताने वाले आर्हेनियस। अब जब लूरी आए और ब्रोंस्टेड आए तो इन्होंने कहा क्या चीज कि नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा क्या चीज कि यदि हम कोई भी एसिड को, ठीक है, कोई भी एसिड को यदि हम जल में डालें तो क्या करेगा कि एसिड का खास बात है
जब वो जल में जाएगी तो अपने वो क्या करेगी, नाभिक को क्या कर देगी, त्याग देगी, ठीक है ना, न्यूक्लियस को त्यागेगी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, लेकिन उन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागेगी, किसको त्यागेगी, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर को त्यागेगी। बात समझ में ना, तो अपने नाभिक को ही त्याग देगी। अब भाई नाभिक को त्याग दी तो क्या है, यही एग्जांपल फिर से लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका एक्वा सॉल्यूशन, इसका भी जलीय विलयन बनाते हैं AQ, इनका भी जलीय विलयन बनाते हैं। और इन्होंने कहा क्या चीज की, ये भी H आयन देगी, लेकिन यहां जो होगा वो क्या होगा, क्लोरीन, ये भी माइनस होगा दोनों में से। लेकिन उन्होंने कहा क्या चीज की, ये जो H आयन है, ये H आयन और कुछ नहीं, ये तो H आयन वही है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बस उनके पास जो बची है वो क्या बची है, दिमाग लगा और सोचो। ये H आयन मतलब समझ रहे ना क्या है, जिनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को पता है ना भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया। बस त्याग देने के बाद इनके पास अब क्या बचा है, बस प्रोटॉन ही बचे हैं। आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, नहीं ना है, नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास, यदि न्यूट्रॉन होता तो एटॉमिक मास उसका 1 और 1 कितना हो जाता, 2, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, बस केवल और केवल क्या, प्रोटॉन। मतलब ये इनके सेंटर में प्रोटॉन है। मतलब अब देखो H प्लस आयन और कुछ नहीं है, H प्लस आयन यही है, तुम ध्यान से देखो तो H प्लस आयन यही दिखाएगा आपको, यानी कि ये अपने न्यूक्लियस में एक इसके क्या होगा, बस केवल और केवल क्या होगा, प्रोटॉन, बस इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर चुका होगा, त्याग। मतलब अब उसके पास जो बचा होगा वो क्या बचा होगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बचा होगा। क्या बचा होगा, बोलो क्या बचा होगा, नाभिक, नाभिक का लो, और नाभिक में ही क्या होता है, प्रोटॉन। मतलब नाभिक बचना मतलब उसके पास अब केवल क्या बची है, प्रोटॉन, और यही प्रोटॉन वो क्या कर लेती है, त्याग दे देती है। क्या इतनी बात है समझ में? एग्जाम्पल के लिए तौर बताओ, जैसे कि यदि आपके स्वेटर यदि मैला है, ठीक है, स्वेटर मैला है, और स्वेटर को यदि तुम क्या किया, पानी में डाला, समझे, तो देखना क्या चीज कि स्वेटर पानी में जाते ही स्वेटर नहीं घुल रहा है, जबकि इनमें जितने भी मैला है यानी कि घुलनशील पदार्थ वो घुल रहा है। तो एक ने क्या करा, स्वेटर ने क्या किया, अपने है ना इनके ऊपर जितने भी थे मैले उनको क्या किया, त्याग दे दिया। समझ में आया ना, उनको क्या कर दिया, त्याग। तो मैला अभी कहाँ होगा, पानी में, और स्वेटर को हम निकाल लेते हैं बाहर, यही तो काम करते हैं ना। मेरी बातें क्लियर? उसी तरह से इन्हें ये जाते ही, ठीक है, ये जाते ही ये क्या किया, जाते ही अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया। इलेक्ट्रॉन जो था वो किसको दे दिया, क्लोरीन को, और ये खुद किस में विलय हो जा रही है, जल में। नहीं समझे, ये खुद किस में चली जा रही है, जल में। मेरी बातें समझ में आया? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अपने इलेक्ट्रॉन वो किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, और खुद हाइड्रोजन जो नाभिक था वो किस में चली गई, जल में। यानी कि जल के पास क्या है, हाइड्रोजन। बात ध्यान सुनना, और यहीं से इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे जो आर्हेनियस जो बताए थे और जो ब्रोंस्टेड एंड लूरी बताए थे, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या चीज कि हाइड्रोजन क्या कर रही है, उन्होंने कहा कि नहीं इलेक्ट्रॉन को देगी, लेकिन इन्होंने कहा क्या चीज, नहीं भाई इलेक्ट्रॉन को दे के ये खुद है ना क्या हो जाएगी, ये अपने नाभिक को किस में डाल देगी, इसे अपने नाभिक को विलय किस में कर लेगी, जल में विलय कर लेगी। मतलब अब ये H प्लस आयन किस में चली जा रही है, जल, यानी कि जल क्या कर ले रही है, H प्लस आयन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। नहीं समझा, जल क्या किया, H प्लस आयन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, और यानी कि हाइड्रोजन आयन को वो ले लिया, ग्रहण किया। तो यही बताए थे ब्रोंस्टेड एंड लूरी, बताए थे क्या चीज कि हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने नाभिक को क्या कर देगा, त्याग देगा। भाई नाभिक चलेगा, किस में चली गई, जल में चली गई। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आया? तो अपने ये इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा, क्लोरीन पे चला जाएगा। लेकिन और ये प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा, तो ये जितने ये प्रोटॉन जो बचा है यानी कि नाभिक, वो चला जाएगा किस में, जल में। और यही जल में कौन आ जाएगा, जल में कौन आ जाएगा, H प्लस आयन आ जाएगा। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आया?
तो अब जल में जो बचा है वो क्या बचा है, H प्लस आयन। चूंकि अपने इलेक्ट्रॉन को देने के, इसीलिए कहा जाएगा कि ये HCl, ठीक है, ये हाइड्रोजन के प्रोटॉन है। ये किसके प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के। तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे के H क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, और ये पॉजिटिव मतलब H प्लस आयन। H प्लस मतलब जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बस न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा। मतलब अपने वो किसको दे रही है, प्रोटॉन को त्याग दे रही है। किसको त्याग दे रही है, प्रोटॉन। और वो किस में चली जा रही है, जल में चली जा रही है। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आना। अच्छा, ये जा रहा है क्या चीज, H प्लस आयन, मतलब नाभिक। जा रहा है कौन, नाभिक यानी कि प्रोटॉन। नाभिक में तो प्रोटॉन ही ना बाकी है, मतलब जा रहा है नाभिक यानी कि प्रोटॉन जा रहा है, यानी कि H प्लस आयन जा रहा है। और वो H प्लस आयन किस में जा रहा है, जल। तो जल क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। तो एक जा रहा है और एक उसे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। त्याग कौन रहा है, त्याग कौन रहा है, बताइए। यहाँ पे त्यागा कौन और ग्रहण कौन किया, कोई तो त्यागने वाला होगा, तो अभी तो दूसरा कोई ग्रहण किया। तो एक क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, वो प्रोटॉन को दान दे दिया, नाभिक को ध्यान दे दिया, और दूसरा उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन्हीं के अनुसार से आज ब्रोंस्टेड एंड लूरी बताया। क्या बताया, जरा इस बात को समझो, ध्यान से सुनो। तो उन्होंने कहा कि प्रोटॉन को त्याग दे दे, जो क्या करे, प्रोटॉन को त्याग दे। त्यागने वाला ही क्या कहलाएगा, त्यागने वाला ही क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आया, कौन बताया, ब्रोंस्टेड एंड लूरी। क्या इतनी बातें क्लियर हुई। अब आते हैं और एग्जाम्पल पे आते हैं, और भी आगे है, और भी ब्रोंस्टेड इस बात को बताए हुए हैं, इन सभी चीजों को देखेंगे। चलिए देखिए, क्या ये चीज समझ में तुम लोगों को आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, H प्लस आयन अभी किस में होगा, H2O में। जल को हम केमिस्ट्री के अनुसार से क्या बोलेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप जल को बोलेंगे क्या चीज, जल को बोलेंगे H2O। क्या बोलेंगे, H2O। और इसी H2O के साथ कौन आ जा रहा है, कौन आ जा रहा है, H प्लस आयन, क्योंकि जल उसे एक्सेप्ट तो करेगी ना। त्यागा कौन था, त्यागा कौन था, HCl। और HCl ने H को क्या किया, त्याग दिया, और H2O ने उसे क्या किया, एक्सेप्ट किया। नहीं समझा, बात समझ में। अब त्याग के ये क्या किया, त्यागा, त्याग के ये क्या हो गई, क्लोरीन। त्याग जैसे ही हाइड्रोजन को त्यागा तो H प्लस आयन ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके, ध्यान सुना, उसका इलेक्ट्रॉन लेके त्याग देगा। नहीं समझे भाई, जाने तो देंगे लेकिन ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जाने तो देंगे लेकिन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को लेके तब तुमको भेगाएंगे। तो इसको घर से दाखिल खारिज कर रहा है, भगा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन की किसको लेके, उसका इलेक्ट्रॉन को लेके, और H प्लस आयन को बस केवल तुम्हारे पास और कुछ नहीं, बस प्रोटॉन है, अब वो भाग जाओ। समझ में आया, ये H प्लस आयन को भगा दिया, और H प्लस आयन भागेगा तो कहाँ भागेगा, H2O में चला जाएगा। मतलब अब वो किसके साथ चला गया, H2O के साथ चला जाएगा। और H2O के साथ चला जाएगा तो त्यागने वाले HCl थे, त्यागने वाला कौन था, HCl। अब जो त्यागी होगा कि H यानी कि हाइड्रोजन आयन को जो त्याग देगा, वो त्यागने वाले ही क्या कहलाएगा, HCl कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCl कहलाएगा। मेरी बातें क्लियर हुई, समझ में आया। और इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, जल। और जल एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, H2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और H आ गया तो क्या हो जाएगा, H3 आ जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो इस जल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है, तो दोनों मिला के इनके ऊपर बात करेंगे तो इनके ऊपर कितने चार्ज आ गया, एक चार्ज, यानी कि H3O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक प्लस चार्ज। नहीं समझा भाई, इन दोनों के ऊपर चार्ज नहीं था लेकिन इसके ऊपर चार्ज है ना। जब ये दोनों मिलेगी तो ओवरऑल सभी को मिला के कितने चार्ज, एक चार्ज, यानी कि अब जो बना H3O पॉजिटिव। इसीलिए जल में हाइड्रोजन जाने के बाद अब जल क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो चुका है। मतलब जल क्या हो चुके हैं, आयनाइज्ड, यानी कि उसके ऊपर आयनीकृत हो गए हैं। और जल जब आयनीकृत हो जाएगा तभी ये विद्युत का सुचालक होगा। नहीं समझे, जब ये जल के ऊपर क्या हो जाएगा, आयनीकरण आएगी, तभी ये क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। यानी कि इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोनियम आयन। H प्लस को बोलते हैं हम लोग क्या चीज,
हाइड्रोनियम आयन। अब ये जल जल नहीं रहा, अब ये बन गई क्या चीज़, हाइड्रोनियम आयन बन चुका है। मेरी बातें क्लियर हुई क्या? इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? तो ये हाइड्रोनियम आयन, लेकिन डोनेट कौन किया? त्यागा इस हाइड्रोजन को कौन ला तुम्हारा? HCl। लेकिन उसके सारे क्या करके इलेक्ट्रॉन को लेके बस उसको प्रोटॉन को भगा दिया। भाग गया प्रोटॉन, कहाँ भगा दिया? तो वो एक्सेप्ट कौन किया? एक्सेप्टर जो होगा वो क्या कहलाएगा? अब जो डोनर होगा वो क्या कहलाएगा? इस बात को समझो। ये बताए थे कौन? ब्रोंस्टेड एंड तो उन्होंने इतना बात बताया था। आर्गेनियस बस इतना कहा था क्या था इसकी, जो इलेक्ट्रॉन को जो क्या करे, H प्लस आयन को क्या करे, दे। H प्लस आयन तो यही देगा ना, यही देगा, तो यही तो H प्लस आयन बदलेगा ना। ये समझा, ध्यान सुना। यही आर्गेनियस बताए थे क्या चीज़ की, ये जल में एक्वा सॉल्यूशन इनका लेंगे, ठीक है, इनका जब एक्वा सॉल्यूशन ले तो ये H प्लस आयन दे देगा। क्या दे देगा? H प्लस। तो भाई यही तो H प्लस आयन दे रहा है, लेकिन कहा क्या चीज भाई H प्लस आयन नहीं दे रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन छिल रहा है, इसीलिए इसकी किस में बदल जा रहा है? H प्लस आयन में। और H प्लस आयन अकेला रह जा रहा है, और इसे कौन एक्सेप्ट कर ले रहा है? जल एक्सेप्ट कर ले रहा है। और एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा? जल। क्या कहलाएगा? जल। क्या हो जाएगा? यहाँ पे H2O क्या बन जाएगा? 20। अब बताओ, जल का pH वैल्यू हम लोग यही देखते हैं ना कि जल जो सामान्य जल होती है उसकी pH वैल्यू कितनी है? अच्छा बताओ, ये हाइड्रोनियम आयन है, मतलब इसकी pH वैल्यू 7 होगा, 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा? जल्दी बताओ। 7 से कम, 7 से ज़्यादा? 7 से कम कि 7 से ज़्यादा? बोलो। 7 से ज़्यादा? 7 से कम होगा, क्योंकि तुमने इस H2O में क्या डाले हो? H2O में क्या डाले हो? बताओ ध्यान से, एक बार फिर से समझो। एक्सेप्ट कौन किया है? तुम सोच रहे हो क्या कि ये बेस है तो क्या होना चाहिए? जल बेस है तो क्या होना चाहिए? और भाई H2O ना बेस बना है, यहाँ पे एसिड कौन है? HCl। तो H2O बेस है, लेकिन H3O बेस थोड़ी ना है। मैं समझा? H2O बेस था, H3O बेस थोड़ी ना है। हाँ, H2O के साथ कौन आ जा रहा है? H आ जा रहा है। अब ये बेस नहीं बन जाएगी, अभी बेसिक नेचर के नहीं होगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस बात को समझोगे कि इसीलिए तुम आप पानी को टेस्ट करके देखो, पानी कैसा लगेगा? खट्टा खट्टा लगेगा। क्या इतनी बातें क्लियर समझ में आया ना? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? इस बात को समझो। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे त्यागा कौन? HCl। त्यागा कौन? HCl। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें बताना कि आर्गेनियस के अकॉर्डिंग, सॉरी ब्रोंस्टेड एंड लूरी के अकॉर्डिंग क्या होगा। चलो तुम्हारे सामने एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं H2SO4। H2SO4। और जब इनका हम क्या बनाएंगे? जलीय विलयन, यानी कि जब इस H2SO4 को हम जल के साथ डालेंगे तो क्या होगा? जल्दी बताइए। तब यहाँ पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है, इस पूरे हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा? बताओ। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। भाई 2 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। दोनों मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो कौन ले लेगा? SO4। SO4 लेने के बाद SO4 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। मैं समझा? क्या इतनी बातें क्लियर? तो SO4 ने क्या एक्सेप्ट किया? नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसने एक्सेप्ट कर लिया? H2O ने। तो नेगेटिव चार्ज जो लेने वाला होगा, ठीक है, वो तुम्हारे क्या कहलाएगा? वो होगा वो बेसिक नेचर का, सॉरी एसिडिक नेचर का। और जो पॉजिटिव चार्ज को जो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। या यूँ कह लो, ब्रोंस्टेड एंड लूरी के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि इसने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन को लिया और H प्लस आयन को क्या किया? त्याग दिया। हाइड्रोजन आयन को क्या किया? त्यागा। और हाइड्रोजन आयन मतलब समझ रहे ना भाई, प्रोटॉन को क्या किया? त्याग दिया। प्रोटॉन यानी कि इसके न्यूक्लियस को क्या किया? त्याग दिया। नाभिक को त्याग दिया, यानी कि नाभिक को त्यागने के बाद अब ये क्या बन चुका है? SO4। इसके इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद भाई, नाभिक मतलब समझ रहा भाई? नाभिक का मतलब क्या होगा? जिन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तभी तो नाभिक होगा ना। तो नाभिक बनेगा कैसे? जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तभी तो नाभिक होगा। और जब ये नाभिक हो जाएगा तब ये इसे त्याग दे देगा। त्याग दे देगा तो ये SO2 किसके साथ आ जाएगा? सॉरी H2 किसके साथ आ जाएगा?
बोलो H2 किसके साथ आ जाएगा? जल के साथ आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रहा ना? किसके साथ आ जाएगा? जल के साथ। अब ये जल इसे एक्सेप्ट कर लेगा और जल एक्सेप्ट करने के बाद अब ये क्या हो जाएगा? H2O था, ठीक है, H2O है। लेकिन यहाँ पे यदि जल के दो अणु लेंगे, भाई जल की क्वांटिटी ले लो, तो जल की दोनों क्वांटिटी मिलके, है ना, जल के एक एक हाइड्रोजन आयन को ले रहा है। यहाँ पे दो अणु है, तो यहाँ पे दो अणु है, इसके दो अणु ले लो। जल के कितने अणु? दोनों ने क्या किया? H प्लस यानी कि H3O, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? 2, ठीक है, 2 चार्ज आ जाएगा। नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं, फिर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखो, गिन के देख लो, हाइड्रोजन कितना होगा? 4, और यहाँ कितना होगा? 6। 4 गुया और 2 गुया 6 हुआ ना? गिनो तो कितना मिला तुम्हें? 6 मिला ना? जल के यहाँ कितने अणु हैं? 2। यहाँ पे भी जल के H2O 2 को होगा ना? लेकिन यहाँ पे H 2 को था, तो यहीं पे H 2, 3 दूना 6 हुआ, 3 दूना 6, 3 दूना 6। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 2। ऑक्सीजन इधर में कितना मिला? क्या इतने सेम है? समझ में आ रहा? नहीं समझा? हाइड्रोजन गिनो ना कितना है? इधर गिनो ना कितना होगा? इधर गिनो 6 होगा। ऑक्सीजन गिन लो, 2 है, इधर भी गिन लो 2 है। बताओ ये इनके ऊपर कितने हाइड्रोजन आ गए? 2 है ना? कितने हाइड्रोजन आए? तो कहोगे सर यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है। भाई यहाँ पे भी तो इंटू किया ना, उसको भी तो देखो। तो कितना हुआ? 4, 3 गुना 6, पहले 4 था, 6 हो गया, क्योंकि ये 2 आया तभी तो 6 हुआ ना। तो इसके लिए इसके ऊपर चार्ज आया है, 2 से गुना करो, तो कितने चार्ज आया? 2। चार्ज को 2 से गुना करो, 2 को चार्ज आया ना? इसीलिए अब ये किस में बदल चुका है? H3O आयन में बदल गया, यानी कि हाइड्रोनियम आयन में बदला। और इसने क्या करा? इसने पूरे हाइड्रोजन को त्यागा। नहीं समझा? जो पूरे नाभिक को त्यागे और जो पूरे नाभिक को एक्सेप्ट करे और पूरे त्यागेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एसिड। और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? बेस। क्या ये क्या बनेगा? एसिड। और ये क्या बना? बेस। मेरी बातें समझ में आए? ये क्या होगा? एसिड, और ये क्या होगा? बेस। बातें इतनी क्लियर हुई? सबको समझ में आ रही है ना? तो आर्हेनियस यही बताए थे, किसके ऊपर? एसिड के ऊपर बात करा था और बेस के ऊपर बात करा था। एग्जाम्पल देखते हैं और भी, ठीक है? देखो यहाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपको लिख के बता दिया गया कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन नाभिक को क्या करे? हाइड्रोजन नाभिक यानी कि क्या चीज? न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन ही तो होगा ना? नाभिक यानी कि प्रोटॉन को क्या करे? ग्रहण करे। एक एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा? डोनेट करने, नाभिक को डोनेट करेगा, वो क्या कहलाएगा? अम्ल। डोनेट करने वाला क्या कहलाएगा? अम्ल। एक्सेप्ट करने वाला नाभिक को क्या कहलाएगा? मैं समझा? एक ने H प्लस आयन को त्याग दिया और दूसरे उसी H प्लस आयन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। त्याग रहा है कौन? HCl, H2SO4, ये सब त्याग रहा था ना? तो ये सब त्यागने वाला सारे के सारे क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सेप्ट कौन कर रहा था? H2O, यही ना कह रहा था? तो H2O क्या कहलाएगा? यहाँ पे बेस कहलाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आना? तो हम लोग सोचते क्या है कि जल क्या है? ना एसिड है ना बेस है, क्या ना समझते हैं? जल क्या है? ना एसिड है ना बेस है, ये समझते हैं। तो जल यहाँ क्या निकल गया आपको? बेस निकला ना? किसके अकॉर्डिंग? ब्रोस्टेट एंड लुडी के अकॉर्डिंग क्या निकला यहाँ पे? ये बेस निकल गया। लेकिन आगे चल के देखो, जल अभी बेस बना है, किसको एक्सेप्ट किया है? इसलिए बताओ किसको एक्सेप्ट किया है? H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन को त्याग एक्सेप्ट किया, यानी कि कुल मिला के बात करो तो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक को क्या किया? एक्सेप्ट किया। प्रोटॉन के एक्सेप्ट किया। नाभिक यानी कि उसमें प्रोटॉन ही बच रहा ना, तो प्रोटॉन के एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या है? बेस है। बताओ समझ में आया ना? लेकिन अब जल बेस भी है, जल न्यूट्रल भी है, जल एसिडिक भी होगा। तीनों के तीनों नेचर रखते हैं, समझे ना? तो जल में जल है, जल एक ऐसा है ना, देखो ध्यान सुना, एक ऐसे इंसान पृथ्वी पर होता है जिनके घर पे यदि अच्छा आदमी है उसको भी एक्सेप्ट करेगा,
जिनके घर पे यदि बुरा आदमी है वो भी एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा ना? और यदि जिनके घर पे ना जिनके अच्छा कैरेक्टर ना बुरा कैरेक्टर है, उनके मध्य कैरेक्टर है, उनको भी एक्सेप्ट करेगा। तो जल भी इसी तरह से, जैसे लोग भी इसी तरह से होते हैं जो किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल भी इसी तरह से जो किसी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जल में कोई भी चीज़ डालो वो घुला लेगी अपने अंदर, ठीक है ना? जल में सभी चीज़ क्या होती है, मिश्रण हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है? एग्जाम्पल को और देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। तनु सीधा बैठो, यहाँ देखो। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल बताओ? NH3 को बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलता है? अमोनिया। अमोनिया एक क्षार, क्या है? क्षार, समझे ना? इसने क्या करा? तो ध्यान से देखना। इसने जैसे ही जल के साथ गया, ठीक है, जैसे ही जल के साथ गया, अब ये क्या किया? NH3 इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, जल के साथ घुलते ही क्या दे रहा है? OH आयन दे रहा है। और क्या दे रहा है? NH4 प्लस आयन दे रहा है। समझ में आ रहा ना? क्या दे रहा है यहाँ पे? OH आयन दे रहा है। और क्या दे रहा है? NH4 और H प्लस आयन दे रहा है। इस बार क्या हुआ? कौन किसको त्यागा? जल्दी बताओ, कौन किसको त्यागा? बता सकते हो कौन किसको त्यागा? जल त्यागा या NH4 त्यागा? जल त्यागा। NH4 या NH3 था ना, अब वो NH3 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? NH4 में। मतलब इस बार कौन त्यागा है? जल त्यागा है, ये नहीं त्यागा। क्या इतनी बातें समझ में ना? तो इस बार जल त्यागा, इसीलिए जल क्या कहलाएगा? त्यागने वाले क्या कहलाएगा? बताओ, क्या इतनी बातें समझ में? त्यागने वाला क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। मेरी बातें अब समझ में आ चुका होगा कि जल अम्ल। अब तुमसे पूछे भाई जल क्या है? जल क्या है? तो तुम बोलोगे कि एसिड नहीं है ना बेस है, बस वो न्यूट्रल है। जल अम्ल थोड़ी ना। बताओ, जल कभी खट्टा लग सकता है? देखो ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? किसके तरह बिहेव कर रहा है? बोलो, किसके तरह बिहेव कर रहा है? हाँ, नहीं बोल रहे हो। किसके तरह बिहेव कर रहा है? अम्लीयता की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? और ये एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने वाला कौन है? NH4। एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाएगा? क्षार, यानी कि NH3 जो था वो हाइड्रोजन आयन को त्यागा। जल ने एक्सेप्ट किया, तो H2O ने अपने आयन को त्यागा, यानी कि प्रोटॉन को त्यागा। और त्यागने के बाद इसके पास एक ही OH बचेगा। कितने H बचेगा? एक H बचेगा। चूंकि एक हाइड्रोजन को त्याग दिया है, तो इसके पास अभी एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। न समझे? बातें समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो तुम? क्या OH के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस आ रहा है। कैसे? तो इस H आयन को ये अपना इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ले लिया। और लेने के बाद अब ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? निकल। और लेके उस हाइड्रोजन को क्या कर दिया? त्याग दिया। भाई हाइड्रोजन को त्याग दिया तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा। तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकाल रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ले लिया। मैं समझा? और इस पहले H2O था, पहले कितना था? H2O था। अब इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और इसको ये क्या कर देगा? त्याग दे देगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 3। कितने हाइड्रोजन थे? 3। अब इसके पास कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अब ये कौन सा आयन जा रहा है? इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इसीलिए ओवरऑल पे कौन सा चार्ज जा रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि पहले ये 3 था, पहले कितना था? 3। अब उसके पास कितने एक और हाइड्रोजन आ रहा है? 1। लेकिन कौन सा चार्ज लेके वो आ रहा है? कौन सा चार्ज लेके आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज ही तो लेके आएगा ना। इसीलिए NH3 ने हाइड्रोजन प्रोटॉन को त्याग लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हाइड्रोजन को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा? एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। इसीलिए क्या है? बेस है। क्यों?
क्यों बेस है? बताओ क्यों बेस है? क्योंकि एक ने क्या किया, हाइड्रोजन को त्यागा, और दूसरे ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कौन? NH3 तो कर रहा है ना, और NH3 एक्सेप्ट करके वो किस में बदल जा रहा है, NH4, और किस में बदल जा रहा है, बोलो, पॉजिटिव आयन में बदल जा रहा है। मेरी बातें समझ में आ रहा ना? इसीलिए क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और दूसरे शब्दों में कहो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। मेरी बातें समझ में आए? बोलिए। ये आर्हीनियस की अवधारणा है अम्ल और क्षार के प्रति जो था, जो आर्हीनियस की जो अम्ल और क्षार की जो अवधारणाएं थी, ब्रॉन्स्टेड के अनलूरी की अवधारणाएं थी, उनके अवधारणाएं दोनों के दोनों डिफरेंस है या सेम है? एक बार यदि नहीं समझे तो फिर से आप क्या करोगे, है ना, इसको देखोगे और समझोगे। ठीक है, इस वीडियो को एक बार फिर से तुम देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, नेक्स्ट आगे दिन होगा।